अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइको एनालिसिस। ये हमारे पास फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट है। आज इंशाल्लाह हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरलिज्म। ये तीनों टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे पिछली वीडियोस में। आज हम देखेंगे कि साइको एनालिसिस किसे कहते हैं। और ये हमारे पास फोर्थ टॉपिक है किसका, स्कूल ऑफ एनालाइज थॉट्स का। यानी कि जो फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारे पास है साइको एनालिसिस है। ओके हो गया। तो आज ही इंशाल्लाह हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साइको एनालिसिस, इसका जो फाउंडर है वो है सिगमंड फ्रॉयड। ये इसका वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल स्कूल या साइको एनालिसिस। यानी कि जो हमारे पास फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट है उसका जो फाउंडर है वो है सिगमंड फ्रॉयड। ये 1856 से में पैदा हुआ था, 1939 में फोत हुआ था। ओके हो गया। 1856 में पैदा हुआ था और 1939 में ये फोत हुआ था। ओके। और इसने ये अपना एक पेश किया था। ये एक साइकोलॉजिस्ट था और ये ऑस्ट्रेलियन था। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता था, इसका ताल्लुक था। और ये ऑस्ट्रियन हमारे पास ये फिजिशियन था। ओके हो गया। अब इसने क्या कहा था कि ही स्पेशलाइज्ड इन द डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम। ही स्पेशलाइज्ड इन द डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि ये जो इंसानों में मौजूद या जो भी किसी भी जानदार में नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में स्पेशलिस्ट है ये आदमी। ओके हो गया। तो इसने ये फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट दिया था जिसको नाम दिया था इसने साइको एनालिसिस। इस ये कहता क्या था, अब इसकी हम बात पर आते हैं। ही बिलीव दैट इफ he believed that if unconscious conflicts could be brought into the patient's consciousness, they would lose their power to control the patient's life. इस ये कहता ये है, ये इस ये बात पर यकीन रखता है, बिलीव, इस बात को ये उम्मीद रखता है, इस बात को मानता है कि जब एक अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को पेशेंट्स, यानी कि ऐसा मरीज जिसमें से अनकॉन्शियसनेस कॉन्फ्लिक्ट्स को पेशेंट्स कॉन्शियसनेस में चेंज कर दिया जाए, तो जो वो पेशेंट होता है वो ठीक होने लग जाता है। क्या करते हैं, जब अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्शियसनेस में तब्दील कर दें। ओके हो गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता दे लॉस देयर पावर टू कंट्रोल द पेशेंट्स लाइफ। तो वो अपनी पेशेंट लाइफ को की पावर को पर को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, उस पर काबू पाना शुरू कर देगा पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता। अब इसका मतलब क्या है कि इसने ये कहा था कि बाज़ मैंने अपने दोस्त को देखे कि ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि फिजिकली तौर पर, जो क्या हैं, जो फिजिकली जिस्मानी लिहाज से बेहतरीन है, ज़बरदस्त हैं, ठीक ठाक हैं, हेल्थी हैं, लेकिन वो अपनी शिकायत करते रहते हैं कि मुझे आज ये हो गया, आज मेरा दिमाग नहीं है, मैं दिमाग नहीं सही काम कर रहा, ऐसे है, मुझे सर दर्द हो रही है, ऐसे है ऐसे है। हालांकि वो फिजिकल तौर पर बिल्कुल ठीक है। ओके। तो जो सिगमंड फ्रॉयड था, इसने यही कंसेप्ट स्कूल ऑफ थॉट में यही बताया है कि कुछ पेशेंट होते हैं जो फिजिकल तौर पर बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको छोटी छोटी बीमारी होती हैं कि जिसे हेड टचीज, यानी कि जो सर दर्द हो जाता है, इसी तरह जो हमारे पास इंसोमनिया हो जाता है, ये आम सी यानी कि कह लें हम हमारे पास बीमारियां होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। इंसान ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसने ये वजह बताई थी सिगमंड ने कि ऐसे शख्स को जो जिस्मानी लिहाज से बेहतरीन है, हेल्थी है, लेकिन वो मेंटली तौर पर बीमार होता है, वो मेंटली डिजीज़ का शिकार हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पर अगरचे ठीक हेल्थी है लेकिन वो अपनी एक्चुअल हेल्थ को मेंटेन नहीं रख सकता। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो मेंटली तौर पर
डिजीज़ का शिकार हुआ होता है। अब इसने ये कहा था कि अगर जब आदमी मेंटली तौर पर डिजीज़ का शिकार हो जाता है तो वो अनकॉन्शियस हालत में होता है, अनकॉन्शियसनेस हालत में होता है वो आदमी। ओके, तो इसने यही कहा, इधर देखे कि जब अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स को किस में चेंज कर दे, कॉन्शियसनेस में। जब इसको कॉन्शियसनेस स्टेट में हालत में चेंज कर दे, यानी कि जब मरीज़ की अनकॉन्शियस स्टेट को कॉन्शियसनेस स्टेट में चेंज कर दे तो वो पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो बीमारी पेशेंट लाइफ है उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ये बेसिक जो था इसका ये पॉइंट था, सिगमंड का। ओके हो गया। तो इसने ये कहा था कि जो हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेट को कॉन्शियस स्टेट में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसने ये इसका तरीकाकार भी बताया था कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में होता है तो उसको एक बेड पर आराम से उसको आराम करने दिया जाए, उसको आराम करने दिया जाए। जब वो समझे कि मैं अपने आप को कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ तो जो डॉक्टर होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है वो उसके पास जाए और उससे जाकर कुछ क्वेश्चन करे। क्वेश्चन इस अंदाज में करे कि उसको उस बीमारी के मुतालिक पूछता रहे कि आपको फिज़िकल तो ठीक है लेकिन आपकी कुछ मेंटली डिजीज़ का शिकार हैं आप, तो अच्छा आप ये बताइए कि आपको वो चीज़ याद है, आपको वो चीज़ याद है। तो ऐसे जब वो पूछेगा तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो उसके जवाब बार सुनता सुनता एक नतीजे पर वो आ जाएगा कि वाकई ये अनकॉन्शियसनेस हालत में पहले मौजूद था और अभी मौजूद है, जिसकी वजह से ये ना बीमारी का शिकार हुआ है, मेंटली बीमार डिजीज़ का शिकार हुआ है। ओके हो गया। एक होती है कॉन्शियसनेस, एक होती है अनकॉन्शियसनेस और एक होती है प्री कॉन्शियसनेस। ओके हो गया। जो होती है ना कॉन्शियसनेस, इसमें आदमी अपने आप को बिल्कुल ठीक फिजिकली एंड मेंटली तौर पर दोनों लिहाज से ठीक समझता है, अपने आप को रखता है। जबकि प्री कॉन्शियसनेस में ना वो यानी कि कह बेहोशी की हालत में होता है, यानी नींद बेहोशी की हालत में होता है, ना वो अपने आप को सही तरह मेन कंटेन कर सकता है और ना ही वो ज़्यादा पेशेंट की हालत में गया हुआ होता है। जबकि अनकॉन्शियसनेस हालत में इंसान कम्प्लीटली तौर पर जो होता है पेशेंट हालत में होता है। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है पेशेंट से वो क्वेश्चन पूछता रहता रहता है कि आपको कुछ बचपन का याद है, आपने कुछ इस तरह किया था, इस तरह कुछ किया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते पूछते वो एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंच जाता है तो कहता है कि आपको ये अनकॉन्शियसनेस है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस चेंज कॉन्शियस स्टेट में लाने की कोशिश करता है साइकोलॉजिस्ट उस पेशेंट को। ओके हो गया। तो ये था थोड़ी सी मैंने तफसील इधर बयान की गई है। इसके अलावा इसके अगर इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो इधर काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं, जो ये तो मैंने आम अपने अल्फाज में बयान किया ना, तो अगर हम इसको साइकोलॉजिस्ट टर्मिनोलॉजी में देखें कि वो इसमें ऐसा तरीका इसकी डेफिनेशन इस तरह देखी जा सकती है कि जो हमारे पास इसने दी थी सेगमेंट फ्रॉइड ने, उसने ये कहा था कि ऐसा सिस्टम जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें हम पेशेंट की कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस स्टेट की इंटरेक्शन को आपस में मिलाते हैं और आपस में मिलाने के बाद इंटरेक्शन बाद उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, ऐसा सिस्टम या ऐसा कह रहे हैं प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसको पेशेंट की कॉन्शियस कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस की दोनों हालतों को इंटरप्रेट करते हैं। कॉन्शियसनेस स्टेट को और अनकॉन्शियसनेस स्टेट को आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में यानी कि क्या है कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम नतीजे निकालते हैं और उसमें जो एक नतीजे में जो हमें मालूम हो जाता है कि ये आदमी वाकई ही
रिप्रेस्ड फियर्स का शिकार है और एज वेल एज ये कन्फ्लिक्ट्स का शिकार है। तो जब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस स्टेट्स को आपस में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जिसके नतीजे में पता लग जाता है कि ये जो पेशेंट है ये रिप्रेस्ड फियर्स का और कन्फ्लिक्ट्स का शिकार है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दो मेथड्स के ज़रिए से, किसके ज़रिए से, एक है हमारे पास ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ये पहला है, और सेकंड है हमारे पास फ्री एसोसिएशन। इन दो मेथड्स को यूज़ करते हुए हम एक पेशेंट के अनकॉन्शियसनेस स्टेट को कॉन्शियसनेस स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, और इसमें जो हमारे पास सिग्मंड फ्रॉइड था इसने एक बुक भी लिखी था जिसका इसने नाम रखा था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये इसने एक बुक लिखी थी जो काफ़ी पॉपुलर थी, ये इसका नाम था, इसने एक बुक भी लिखी थी। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो इस फोर्थ हमारे पास जो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट है इस पर क्रिटिसिज्म क्यों लगे थे। ओके हो गया। तो इसने ये कहा था कि जो साइको एनालिसिस है इसमें हम ज़्यादातर बात किस पर करते हैं, ज़्यादातर बात करते हैं कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, दो बात चीज़ों पर। कि अनकॉन्शियसनेस में सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में आया क्यों और आया कैसे, ये रिप्रेस्ड फियर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार क्यों हुआ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियस स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या मतलब, वो हम इसमें ज़्यादातर अनकॉन्शियसनेस को स्टडी करते हैं। ओके, किस में लाने के लिए, कॉन्शियसनेस स्टेट में लाने के लिए पेशेंट को। ओके, तो इस पर क्रिटिसिज्म पहला ये लगा था कि इसने जो हमारे पास कॉन्शियसनेस स्टेट है इसको बयान एक्सप्लेन तो किया लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं किया था जितना अनकॉन्शियसनेस स्टेट को इसमें एक्सप्लेन किया है। इस फोर्थ साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट में अनकॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है जबकि कॉन्शियसनेस स्टेट को बहुत कम एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, और सेकंड जो क्रिटिसिज्म लगा था वो था कि बिहेवियर, चूँकि जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसमें जो हमारे पास बिहेवियर होता है, बिहेवियरिज्म में जो हमारे पास थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जो बिहेवियर होता है वो बहुत फोकस किया जाता है कि हम किसी भी शख्स, किसी भी जानदार, किसी भी शख्स के किसी भी शय के बिहेवियर को देखकर हम उसकी साइकोलॉजी को मालूम कर सकते हैं। ओके, चूँकि सिगमंड फ्रॉइड यानी कि साइको एनालिसिस में कॉन्शियसनेस और सेकंड बिहेवियर्स को बहुत कम स्टडी किया जाता है जिसकी वजह से ये दो क्रिटिसिज्म पेपर लग चुके थे। क्योंकि ये दो बात इसमें डिस्कस नहीं होती इसलिए इस पर इतना ज़्यादा ध्यान किया गया था और ये इसको यानी कि एक तरह का निगलेक्ट कर दिया था। हालांकि निगलेक्ट नहीं किया जाता, अब भी नहीं किया जाता, लेकिन ये कहते हैं एक नज़रअंदाज कर दिया गया था। ओके हो गया। और जो थर्ड बात थी वो थी कि ये नॉट साइंटिफिक, कि जो हमारे पास ये मेथड है ये साइंटिफिक नहीं है। ओके हो गया। तो ये आज हमारे साथ इतना टॉपिक, उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एंड अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।